भूल जाऊंगी मैं सब कुछ, एग्जाम में मुझे कुछ याद नहीं आएगा, ऐसा फील होने लगता है। अब बात करते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए। दिस इज द बेस्टेस्ट वे टू रिवाइज। जहां आप रुके वहां आपके अलावा जो चल रहा होगा वो आगे बढ़ जाएगा। आप अपना स्कोर देखिए, अपने स्कोर के हिसाब से आप खुद समझेंगे कि आपको इस वक्त क्या पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हाय एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज रक्षा तरानी, मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। फटाफट से मैंने अपना इंट्रोडक्शन निपटा दिया। अब हम करते हैं सीधे सीधे काम की बात। काम की बात यह है कि यार 50 दिन बचे हुए हैं आपकी नीट की एग्ज़ाम के लिए, और 9 मार्च तक की हमें ये पता चल गया था कि 21 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस बार रजिस्टर किया है नीट 2024 के लिए। यानी कि आपको कंपटीशन आपको दिख रहा होगा कि लाखों में है। पिछले साल यानी कि 2023 में जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, इस बार तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होने वाले हैं। और मुझे तो दिखाई दे रहा है यार कि जब तक ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए ना, तब तक ये आंकड़ा बढ़ जाएगा और आप सबके लिए ये एग्ज़ाम और भी ज़्यादा टफ होने वाली है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नीट इज़ अ टफ एग्ज़ाम, इट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन इतना भी बड़ा कोई पहाड़ नहीं है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हो। यू कैन क्रैक इट। और आप इसे किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे। मैं अपने हर एक वीडियो में आपसे ये बात बोलती हूँ कि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, कंसिस्टेंट रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। अब हाँ तो दीदी आपने बता दिया कि हमें रिवीजन करना है, कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन हमें रिवीजन किस तरीके से करना है यार? चैप्टर वाइज करना है या फिर दूसरे तरीके से रिवीजन करना है? तो एक बात सुनो यार, आप जो चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हो ना, दिस इज़ गुड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कोई भी बुराई है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है उसमें। हमने जो 75 डेज कंसिस्टेंस होने का चैलेंज चलाया था, उसमें से 17 मार्च तक हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो हमारे साथ में अब तक कनेक्ट थे। कुछ बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। मैं दिल खुश कर दिया आज हम लोग ने इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हो। किसी एक बच्चे के लिए भी काम कर रहे हैं ना मेरे वर्ड्स, आई एम ऑनर्ड यार। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपका जो चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है, ये तो चल रहा है। 17 मार्च तक हमारा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर वाइज रिवीजन होके। उसके बाद आपको क्या करना है जब आप दोबारा से रिवीजन करेंगे? सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जिन्होंने या तो एक भी बार रिवीजन नहीं किया हुआ है, या फिर जो एक बार रिवीजन कर चुके हैं और अब दोबारा से रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं। ये उनके लिए वीडियो। आपको किस तरीके से रिवीजन करना है? तो आपको टेस्ट्स के थ्रू रिवीजन करना है। बहुत हो गया, हमने चैप्टर एक एक निकाल लिया, एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, वो हो गया ठीक है। अब हम वैसे नहीं करेंगे। अब हम हार्ड वर्क तो करेंगे ही, लेकिन स्मार्टली करेंगे। जो आपके टेस्ट में आए क्वेश्चंस, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं। इन 50 क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछा गया है, आपको सिंपली उन टॉपिक्स को देखना है अपने नोट्स में। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को देखना है जो आपके टेस्ट में आ रहे हैं 50-50 क्वेश्चन में। अब ऐसे करने से क्या होगा, तो सुनो मेरी बात। आपको इसके अलावा क्योंकि और कोई चीज़ नहीं करनी है। डेली आपको बायोलॉजी में NCERT तो पढ़नी ही है, लेकिन जो 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके टेस्ट में, उन 200 के 200 क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं उस टॉपिक को आपको जाकर के नोट्स में और NCERT में पढ़ना है। ये आपको कितने टाइम लगेगा करने में? तो जब मैं अपनी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन की बात करूँ ना, तो मैंने देख लिया था कि मुझे हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। हर 2 दिन में एक टेस्ट दिया करती थी। एक दिन मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद में आधा एनालिसिस मैं उसी दिन करती थी। फिजिक्स का एनालिसिस मैं सेम डे पे कर लेती थी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एनालिसिस मैं अगले दिन पे करती थी। इससे मेरा ना बैलेंस हो जाता था। और करना ये होता था मुझे कि मैंने फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आए, 50 क्वेश्चन में से ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स में मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है, तो बस उनको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेती थी। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते थे जो कि मेरे वीक थे और उनको मेरे को टाइम लगता था रिवाइज करने में। तो इसलिए फिजिक्स को रिवाइज करने में मेरे को मिनिमम 3 घंटे तो लग जाते थे यार। अगर 3 घंटे का एक टेस्ट दे रही हूँ ना मैं, तो 6 घंटे मेरे को उसको एनालिसिस करने में लगते थे।
टाइम लगता है यार। अगर आप बहुत ढंग से एनालिसिस करोगे ना टेस्ट का तो आपको टाइम लगेगा। एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं कि मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना कैसे बताया था। बट फिलहाल मैं आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ ट्रिक। जो 50 क्वेश्चंस आए हैं आपके, अब 50 क्वेश्चन जितने टॉपिक से पूछे गए हैं फिजिक्स में से, आप उन टॉपिक्स को जा करके पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करेंगे। यहाँ से आपके मान लो 50 क्वेश्चन है, 40 टॉपिक से पूछे गए होंगे मान लो, तो एक दिन में आपके 40 टॉपिक रिवाइज हो गए ना फिजिक्स में। हर 2 दिन में आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस इतने ढंग तरीके से करना है आपको, क्योंकि बायोलॉजी के चैप्टर भी पढ़ना है एनसीईआरटी में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर 2 दिन में एक टेस्ट तो लगाओ। जो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिनके 600 प्लस स्कोर चल रहे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगी कि डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपके पास में बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो आपके डाउट्स में हैं, आपको बहुत कुछ आ चुका है अब तक। तो रोज़ एक एक मॉक टेस्ट लगाने का टाइम अब आ गया है। और जिनके 600 से कम स्कोर चल रहा है उनके लिए टाइम ये है कि अभी वो 2 दिन में एक या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं और उसका एनालिसिस ठीक तरीके से करें। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं और ये पहली वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो आपको मेरी एक वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए जिसमें मैंने बताया है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। और कोई वीडियो मत देखना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन यार ये वीडियो मस्ट है। मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, बिल्कुल देख के आना उसको। अगर अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो ना, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कैसे करते हैं उसकी भी ट्रिक होती है यार, उसको भी चीज़ें समझनी होती हैं। तो जाओ जाके वो वीडियो देख के आना। इस वीडियो में हम बस इतनी बात करेंगे कि यार अब हमें किस तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि आप जो चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हो, तो यार चैप्टर वाइज रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे तो आपको नहीं आएगा, ना, बिल्कुल भी नहीं। बट द थिंग इज कि यार चैप्टर वाइज रिवीजन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अभी अगर आपके 600 से कम स्कोर आ रहा है तो आपको हर 2 या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है। मैं बोलूँगी कि यार 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को जो लिमिट देते हैं कोई काम करने की, अगर आप खुद को लिमिट दे रहे हो कि 3 घंटे में आपको ये काम करना, तो आप उस काम को 3 ही घंटे में करोगे। लेकिन आप अगर अपने आप को लिमिट दे रहे हो कि उस काम को आपको 1 घंटे के अंदर अंदर करके रखना है, तो आप 1 घंटे के अंदर उसको कर ही लोगे, कैसे भी करोगे, कर ही लोगे आप। तो वही चीज़ अप्लाई करो, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। पहले दिन, जिस दिन मान लो आज आपने वो टेस्ट दे दिया, आज आपने टेस्ट दे के रख लिया, और अब आप टेस्ट देने के बाद में मान लो बहुत थक गए हो, तो फिजिक्स का एनालिसिस मत करो, बायोलॉजी का एनालिसिस करो आज के दिन। अगले दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस कर लेना, ऐसे तो कर ही सकते हो। बस सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि यार 50 जो क्वेश्चन आए हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, आप उन सारे टॉपिक्स को अपने नोट्स में जाकर के विजिट करोगे, देखोगे। इसके अलावा आपको और कोई रिवीजन नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। इतना आपने कर लिया, टेस्ट दिया, एनालिसिस कर लिया, जो आपने टॉपिक्स थे, जिन टॉपिक से पूछा गया था उन टॉपिक्स को जाकर के अपने नोट्स में देख लिया। इसके बाद में जो आप अगला मॉक टेस्ट देने वाले हो, उस अगले मॉक टेस्ट को देने से पहले ये जो आपके डाउट्स हैं ना, ये जो आपकी चीज़ें ये आपने रिवाइज की थी पिछले मॉक टेस्ट में, इसको बस एक झलक देख कर जाना और क्विक रिवीजन करना। इसका बिल्कुल आधे घंटे में पूरा क्विक रिवीजन 200 क्वेश्चंस का, यानी कि जितने भी टॉपिक्स आए हैं, लगभग 200 टॉपिक्स मान लेते हैं, उन 200 टॉपिक्स का क्विक रिवीजन बिल्कुल झट से आधे घंटे में वो करके जाओ अगले टेस्ट में, और फिर देखो कैसे आपका स्कोर बूस्ट नहीं होता है। आई कैन बेट कि आपका पिछले स्कोर से ज़्यादा मार्क्स आएंगे इस नए वाले टेस्ट में। सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ें करनी है टिल दी नीट एग्ज़ाम। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, जो कि मस्ट है। आपको नीट एग्ज़ाम तक रीडिंग करनी है, चैप्टर वाइज रीडिंग करनी है, आपको टॉपिक वाइज रीडिंग करनी है, आपको डायग्राम्स देखने हैं बायोलॉजी में।
सब करना ही है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको नोट्स बार बार देखने हैं, पूरा चैप्टर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप स्मार्टली हार्डवर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला शॉर्टकट वे है, आपने बस इतना कर लिया। ऐसा शॉर्टकट वगैरह मैं नहीं बताती हूँ। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कोई चीज़ स्किप कर दो, बिकॉज यू कांट स्किप एनीथिंग। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि यार मैं फ्लूइड मैकेनिक्स अगर स्किप कर दूँ तो, यार देखो फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ चैप्टर ना, जहाँ से अगर क्वेश्चन आया यार देखो फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ चैप्टर जहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो इजी सा क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो। और अगर आप वो चैप्टर स्किप कर देना चाहते हो, यानी कि आपको बिल्कुल उसका इजी टॉपिक भी नहीं बन रहा है, स्किप ही कर दिया ना आपने, तो अगर इजी क्वेश्चन आपकी किस्मत रही, इजी क्वेश्चन आ गया, फिर क्या कर लोगे? माथा पटकते रह जाओगे ना कि यार क्यों स्किप कर दिया, बस देखना बस तो था एक ठोक। इसलिए स्किप कुछ नहीं करना है, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल दे आस्क इन द एग्जाम। इवन आई डोंट नो, इवन नोबडी नोज कि क्या पूछा जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज बेहतर होगी। तो यार मैं बोलूँगी कि आकाश एलन की जो भी टेस्ट सीरीज आ रही है ना, अभी न्यू आकाश और एलन की टेस्ट सीरीज चल रही होगी, आप लगा सकते हो उन्हें। लेकिन मल्टीपल टेस्ट सीरीज एकदम से ज्वाइन मत करो यार, किसी एक को ज्वाइन कर लो और उस एक के अकॉर्डिंग चलो और उसी एक को बार बार करो। लाइक रिवीजन इज द की फॉर योर एग्जाम। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा टेंडेंसी है, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। बेटर है मल्टीपल चीज़ें करने से अच्छा है आप एक चीज़ करो और उसको बार बार करो। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप उस चीज़ को अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा रख सकते हो। और जब नीट की एग्ज़ाम वाले दिन आपको वो चीज़ याद आएगी ना, तो आपको वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। करना क्या है, किसी एक टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो। मैं किसी का नाम नहीं, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि यही ज्वाइन करो, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं बस ऑप्शन दे सकती हूँ। आप नीट प्रेप ज्वाइन कर सकते हो, आप आकाश एलन कर सकते हो ज्वाइन। लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, उसको रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहो। मतलब जैसे आपने एक टेस्ट आज दे दिया, कुछ दिन बाद इस टेस्ट को रिपीट करो, इस टेस्ट को वापस से देकर देखो कि आप इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से कुछ भूल तो नहीं गए हो। क्योंकि किसे पता जो इस टेस्ट में क्वेश्चंस आए उनमें से कुछ क्वेश्चन नीट में आ जाए, यू नेवर नो। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज गाइज, कि आपके जो टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए ना, उन टॉपिक्स को अपने नोट्स में जा करके देख लो, एनसीईआरटी में जाकर छान लो। दिस इज द बेस्टेस्ट वे टू रिवाइज, क्योंकि इससे आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा दीदी? कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट होगा कि आपको पहले ये टॉपिक नहीं आ रहा था, आपने दोबारा से उसको जा कर के पढ़ लिया, आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद में फिर आपने वो टेस्ट लगाया तो आपके स्कोर बढ़ गए। स्कोर बढ़ गया तो हमें ना वो जो स्कोर में इंक्रीमेंट दिखता है ना, उससे कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, भले ही वो रिपीटेड टेस्ट हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आएगा कि यार हाँ, करने के बाद बना, पढ़ने के बाद बना, रिवीजन के बाद बना, अब नीट में नहीं भूलूंगी या भूलूंगा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमें नीट तक। जितने टेस्ट दे रहे हो, जितने टेस्ट लगा रहे हो ना, लगाते जाओ, करते जाओ टेस्ट। बस मार्क्स को लेकर के लो फील कोई नहीं करेगा यार, मार्क्स का अप एंड डाउन तो चलता रहेगा। फाइनल एग्जाम की तैयारी कर लो, फाइनल में देखेंगे जो होगा। अभी सिर्फ सीखने के लिए टेस्ट लगा रहे हो। कोई भी अपने आप को इस चीज़ से जज नहीं करेगा कि तुम्हारे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। जस्ट लर्न फ्रॉम देम।
हर एक मॉक टेस्ट तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हर एक मॉक टेस्ट तुम्हें 200 क्वेश्चन सिखा के जाता है। नीट तक तुम्हारे न जाने कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो कीप दिस पॉजिटिव एटीट्यूड ना। और अपना मॉक टेस्ट का स्कोर ज़रूर से शेयर करो यार। तुम अपने घर में किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि हम घर वालों से मतलब नहीं शेयर कर सकते अपने मार्क्स, तो मुझसे शेयर करो। लेट मी नो कि कितना स्कोर आ रहा है आपका, एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे क्या करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यार आप सबको ना एक रियलिटी चेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना स्कोर देखिए, अपने स्कोर के हिसाब से आप खुद समझेंगे कि आपको इस वक्त क्या पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको इस चीज़ पर डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट, रिगार्डिंग द नीट यूजी प्रिपरेशन, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। अभी फ़िलहाल अपनी सेहत का ख्याल रखो, खूब सारा पानी पियो, अच्छे से खाना खाओ, नींद प्रॉपर लो, क्योंकि अगर आप नींद के साथ समझौता कर रहे हो तो आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। नींद से पहले किसी की तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए। पानी पीते रहो, खाना खाते रहो, 6 घंटे की नींद तो ले ही लो यार। अगर आप 6 घंटे सो रहे हो ना और 3 घंटा आप खाना पीना नहाना सुसु पोटे के लिए निकाल रहे हो, उसके अलावा आपके पास 15 घंटे बचते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब 15 घंटे तो बहुत होते हैं यार। 15 घंटे तुम 2 महीने तक लगातार पढ़ते रहोगे तो तुम कर जाओगे क्रैक। नहीं, सो विश यू ऑल वेरी गुड लक गाइज, एंड जस्ट कीप गोइंग, कीप डूइंग, और बस यार मचा देना एग्ज़ाम में, फोड़ के आना एग्ज़ाम। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा हो रही हो रिगार्डिंग टू द नीट यूजी एग्ज़ाम, let me know and I'll try my best to sort out your problem guys। so मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसके अलावा मेरे को एक और बात बोलनी थी यार कि डर तो बहुत लग रहा होगा, लग रहा है ना? डरो मत यार, डरो मत बोल दिया, अब हम नहीं डरेंगे। ओके यार, तो ये लास्ट का मंथ है एंड लास्ट में ना ये जो तुम्हें डर लग रहा है ना, ये सबको लगता है, सबको डर लगता है। सबको ऐसा वाला फील होता है कि यार भूल जाऊंगी मैं सब कुछ, एग्ज़ाम में मुझे कुछ याद नहीं आएगा, ऐसा फील होने लगता है। हमारे जितनी भी प्रिपरेशन हुई है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है, वो सब ऐसा लगता है कि यार धीरे धीरे गायब होते जा रही है क्या, ऐसी वाली फीलिंग आती है। बट नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अभी जो कर रहे हो जस्ट कीप डूइंग, रुकना नहीं है। जहाँ आप रुके वहाँ आपके अलावा जो चल रहा होगा वो आगे बढ़ जाएगा। सभी ने कछुआ खरगोश की कहानी सुनी हुई है, मैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बस इतना ही बोलूँगी कि यार अब तक कंसिस्टेंट रहे हो ना, अब थोड़ा और रह लो। बस 50 दिन की बात है, इसके बाद तो मज़े ही मज़े। घबराओ मत यार, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे। कोई भी इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेगा कि बिल्कुल अपना सोना, खाना, पीना सब बर्बाद कर दे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। प्रॉपर खाना खाना है, पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहो, सो अच्छे से, 6 घंटे की स्लीप तो लेनी ही चाहिए आपको। अगर आप 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे आपको मिल रहे हैं ना खाना, पानी, नहाना और सुसु पोटी के लिए, बाकी के 6 घंटे आपको सोना है। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे, आप मेंटली ठीक रहोगे ना, तो आप एग्ज़ाम में जितना करके आने वाले हो उससे अच्छा ही करके आओगे। लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हुए, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ की, तो आपकी नीट एग्ज़ाम के टाइम में तबीयत ख़राब हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अपनी तबीयत की वजह से नीट में बैठने से रुक जाए। यार एग्ज़ाम तो देनी ही है, फेल होना पास होना बात की बाद में देख लेंगे। तुम वैसे भी फेल नहीं हो, तो मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम वैसे भी फेल नहीं हो। बस लास्ट तक ऐसे ही मेहनत करते जानी है।
जो व्यक्ति लास्ट तक टिकता है ना वो फेल नहीं होता। यू मस्ट बी रनिंग टिल द एंड। नो मैटर कि तुम पहले फिनिश लाइन पे पहुंचो या लास्ट में पहुंचो, मगर तुम्हें पहुंचना है। जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप डूइंग। और फिक्र मत करो यार, बढ़िया एंजॉय करते करते पढ़ाई करो। और लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, कॉन्टैक्ट मी, वी विल टॉक एंड वी विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही होगी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे।